हेलो। हाय, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति, उसके कार्य, शक्तियों आदि के बारे में बताने वाले हैं। यानी जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है उसकी शक्ति क्या है, उसके कार्य क्या हैं, उसकी स्थिति क्या है, ये सब बताने वाले हैं आज की वीडियो में। ये क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाला, किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, उसमें सभी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, कार्य और स्थिति के बारे में पूछा जाता रहा है। तो देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है उसका पद क्या है, यानी ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री का जो पद है वो किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं पहले। देखिए, अनौपचारिक तथा विकसित पद, यानी ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो कैसा पद है, अनौपचारिक है, यानी औपचारिक पद नहीं है बल्कि अनौपचारिक है और विकसित है, क्योंकि इसका विकास धीरे धीरे हुआ है, कोई एक समय पर ही इस पद की शुरुआत नहीं हुई। प्रधानमंत्री का पद सन 1721 से चालू हुआ। ये ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है उसके पद की शुरुआत कब हुई थी, 1721, जब रॉबर्ट वॉलपोल प्रथम प्रधानमंत्री बने। 1721 में रॉबर्ट वॉलपोल को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, तो रॉबर्ट वॉलपोल। इस पद का सबसे पहले उल्लेख 1878 ईस्वी में लॉर्ड बिकनफील्ड ने वर्लिन की संधि पर हस्ताक्षर करते वक्त किया था। यानी 1878 ईस्वी में लॉर्ड बिकनफील्ड ने वर्लिन की जो संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर करते हुए इस पद का उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री का पद अनौपचारिक है और उसका कोई कानूनी आधार नहीं, यानी कानूनी आधार पर जो प्रधानमंत्री का पद है वो अनौपचारिक है, उसका कोई कानूनी आधार नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री का जो पद है वो अनौपचारिक है, उसका कोई कानूनी आधार नहीं, कानूनी आधार पर प्रधानमंत्री के पद के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। इंग्लैंड की अन्य अनेक संस्थाओं की तरह प्रधानमंत्री का पद भी स्वतः विकसित हुआ है। यही प्रधानमंत्री का जो पद है वो अपने आप ही विकसित हुआ है। उसका वेतन भी प्रधानमंत्री के नाम से नहीं, अपितु राजकोष के प्रथम लॉर्ड के वेतन का ही भाग समझा जाता है। ये नहीं है कि उसको वेतन जो मिलता है वो प्रधानमंत्री के नाम पर मिलता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि राजकोष के प्रथम लॉर्ड के वेतन का भाग उसको दिया जाता है। सन 1937 ईस्वी के राजमुकुट के मंत्रियों से संबंधित कानून में सबसे पहले प्रधानमंत्री व राजकोष के पहले लॉर्ड के पद का अस्तित्व स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था, 1937 में। उसके अधिकारी के लिए 10,000 पाउंड वार्षिक वेतन निर्धारित किया गया। यानी उस अधिकारी को पहले लॉर्ड को कितना पद दिया जाता था, 10,000 वार्षिक पाउंड। आज भी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री के नाते कोई वेतन नहीं पाता। इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है उसको वर्तमान में भी प्रधानमंत्री के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता। इसीलिए प्रधानमंत्री की शक्ति और सत्ता कानूनेतर आधार पर निर्भर है, यानी कानूनी जो आधार है उस पर निर्भर नहीं है कि कानून द्वारा उसको क्या शक्तियाँ मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी। महत्वपूर्ण पद, यानी ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है उसका जो पद है वो इंग्लैंड के संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड के शासन सूत्र का सूक्ष्म केंद्र प्रधानमंत्री है, यानी इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था है उसका सबसे सूक्ष्म जो केंद्र है वो कौन है, प्रधानमंत्री। लॉर्ड मार्ले के अनुसार वह समान पद वालों में प्रथम है, यानी इसको भी दिया जाता है समानों में प्रथम। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को समानों में प्रथम कहा जाता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए, तो इसका उल्लेख होगा कि प्रधानमंत्री जो शक्ति कार्य वगैरह है उसके बारे में बताना पड़ता है। फिर लॉस्की के अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री समान पद वालों में प्रथम से अधिक, यानी समान जो उसके समान जो पद वाले हैं उनमें प्रथम से अधिक, किंतु तानाशाह से कुछ कम है। यानी तानाशाह की स्थिति उसकी नहीं है कि वो तानाशाही हो, लेकिन समान उसके समान जो पद वाले हैं उनसे अधिक है। यदि मंत्रिमंडल शासन का आधार बुद्धि और इच्छा है, यानी मंत्रिमंडल जो शासन है ब्रिटेन में उसका आधार क्या है, बुद्धि और इच्छा, तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब का पत्थर यानी उसकी आधारशिला है। यहाँ ये भी क्वेश्चन दिया जाता है कि प्रधानमंत्री ब्रिटिश मंत्रिमंडल की
मेहराब की आधारशिला है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। क्योंकि मंत्रिमंडल का मुख्य अंग किसको माना जाता है? प्रधानमंत्री को माना जाता है। लास्की के अनुसार प्रधानमंत्री संपूर्ण तंत्र की धुरी है। लास्की ने कहा है कि प्रधानमंत्री संपूर्ण तंत्र यानी ब्रिटेन का जो शासन तंत्र है, शासन व्यवस्था, उसकी धुरी, उसकी नींव है, उसकी कील है। विलियम हारकोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है। ये भी दिया जाता है क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा कहा जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्ति और स्थितियों का वर्णन कीजिए। जेनिंग्स के अनुसार प्रधानमंत्री को संपूर्ण संविधान की आधारशिला कहना अधिक उपयुक्त होगा। यही ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है उसके बारे में जेनिंग्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री संपूर्ण संविधान की आधारशिला, यही संपूर्ण जो संविधान है उसकी आधारशिला, उसकी नींव कौन होता है? प्रधानमंत्री है, कहना अधिक उपयुक्त होगा। रैमजे म्योर ने लिखा, मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का यंत्र और प्रधानमंत्री उस जहाज का चालक है। इसके द्वारा ये भी क्वेश्चन दिया था कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का यंत्र और प्रधानमंत्री उसका यंत्र चालक है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसमें मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियों के साथ साथ प्रधानमंत्री की स्थिति और उसकी शक्ति और कार्यों का भी उल्लेख करना पड़ता है। अब देखिए प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति, यानी प्रधानमंत्री का जो पद है ब्रिटेन में, उस पर किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है? तो देखिए ब्रिटेन में लोक सदन में बहुमत दल का नेता होता है। यानी ब्रिटेन का जो लोक सदन है, कॉमन सभा है, उसमें बहुमत प्राप्त व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और वो अपने दल का नेता होता है। वस्तु स्थिति यह है कि निर्वाचन के पश्चात लोक सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री बनने का निमंत्रण देता है। यानी जब नए चुनाव होते हैं, नए निर्वाचन के बाद लोक सदन में बहुमत प्राप्त है, जिस दल का बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता को ब्रिटेन का जो सम्राट है, राजा है, वो प्रधानमंत्री बनने का निमंत्रण देता है। केवल कुछ अपवाद स्वरूप स्थितियों में राजा अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जब राजा को अपने स्वविवेक का प्रयोग करना होता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोक सदन में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं हो। यही राजा अपने विवेक का, यानी जो ब्रिटेन का सम्राट है, वो अपने स्वविवेक का प्रयोग कब करता है? जब किसी भी दल को लोक सदन या कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब उसको विवेक का प्रयोग करना पड़ता है। 1916 और 1931 में इसी प्रकार ब्रिटेन के सम्राट ने अपनी शक्ति स्वविवेक का प्रयोग किया था। दोनों समय साझा सरकारें बनी, यानी मिली जुली सरकारों का निर्माण हुआ था। एक से अधिक दलों ने मिलकर के सरकार बनाई। राजा को स्वविवेक से निर्णय लेना पड़ा, तब उस समय राजा ने क्या अपने स्वविवेक से निर्णय लिया? प्रधानमंत्री एरकुइथ के त्यागपत्र के बाद राजा ने बोनर लॉ को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया था। यानी एरकुइथ प्रधानमंत्री थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया, तब जो ब्रिटेन का सम्राट है, राजा है, उसने बोनर लॉ को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया था, यानी प्रधानमंत्री बनाया था। किसके आधार पर? अपने विवेक के आधार पर। बोनर लॉ लोक सदन में दूसरे बड़े दल का नेता था, यानी वह लोकसभा में दूसरा जो बड़ा दल था, विपक्षी दल था, उसका नेता था। बाद में लॉर्ड जॉर्ज को प्रधानमंत्री उसी अवस्था में बनाया गया जब लॉ ने इनकार कर दिया। यानी बोनर लॉ ने मना कर दिया कि वह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तब लॉर्ड जॉर्ज को प्रधानमंत्री बनाया गया था। सन 1931 में इसी प्रकार राजा ने अल्पमत दल के नेता मैकडोनाल्ड को प्रधानमंत्री बनाया और सदन में उसे बहुमत दिलाने के लिए राजा ने भी प्रयास किए थे। राजा ने यहाँ स्पष्टतः स्वविवेक का प्रयोग किया था। लास्की ने राजमहल की क्रांति, यानी इस प्रकार जब प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति हुई थी, स्वविवेक हुआ था, उस समय की जो व्यवस्था हुई थी उसको लास्की ने इस समय को क्या कहा था? राजमहल की क्रांति की संज्ञा दी। क्योंकि राज जो सम्राट है उसके द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक के आधार पर की गई थी। यानी विवेक के आधार पर सम्राट ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया था, इसीलिए लास्की ने कहा था राजमहल की क्रांति, प्लेस रिवॉल्यूशन। इसी प्रकार 1957 में ईडन के त्यागपत्र देने पर मैकमिलन को प्रधानमंत्री बनाने में महारानी एलिजाबेथ
का महत्वपूर्ण आंकड़ा था। सन 1963 में लॉर्ड होम को प्रधानमंत्री बनाने में भी महारानी का हाथ था। प्रधानमंत्री के लिए लोक सदन का सदस्य होना आवश्यक है, यानी कॉमन सभा का सदस्य होना आवश्यक होता है अगर प्रधानमंत्री पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री प्राय लोक सदन का सदस्य होता है, यानी कॉमन सभा का सदस्य होता है। इसी कारण यह प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल केवल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं अगर बात की जाए तो लोक सदन या कॉमन सभा के प्रति। अगर हमारे भारत में बात करें तो जो मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि जब तक उनको लोकसभा या लोक सदन में बहुमत प्राप्त रहता है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। 1902 में कोई भी पीयर प्रधानमंत्री नहीं हुआ। 1902 में कोई भी पीयर ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ और इस पद पर नियुक्ति सदा लोक सदन से ही होती आई है, यानी हमेशा से लोक सदन से ही यानी कॉमन सभा से ही प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति होती रही। ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री उसके कार्य और शक्तियाँ क्या है इसके बारे में देखते हैं। यानी ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल संबंधी शक्तियाँ, सम्राट संबंधी शक्ति, लोक सदन संबंधी शक्ति, शासन संबंधी और दल संबंधी शक्तियाँ। देखिए मंत्रिमंडल से संबंधित जो शक्ति हैं उनके बारे में देखते हैं। मंत्रिमंडल संबंधी शक्ति पहली है मंत्रिमंडल का निर्माण। नहीं, मंत्रिमंडल का निर्माण कौन करता है? ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, अपने मंत्रियों के नाम नियुक्त करता है, निर्धारित करता है। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन भी प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है और मंत्रिमंडल का अंत करता है, यानी प्रधानमंत्री ही है जो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करेगा, उसका अंत करेगा, कार्यों का संचालन करेगा, मंत्रिमंडल का कार्य करेगा। ये चार शक्ति तो मंत्रिमंडल से संबंधित है। सम्राट से संबंधित शक्ति है सम्राट को परामर्श देना, यानी उस सम्राट को शासन कार्य में सलाह और सहायता देने के लिए उसको परामर्श देने का कार्य भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अब है लोक सदन संबंधी शक्ति। लोक सदन का नेतृत्व, यानी लोक सदन या कॉमन सभा है उसका नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, तो वह उसका नेतृत्व करता है, उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। शासन संबंधी शक्तियों में शासन का संचालन करना, महत्वपूर्ण नियुक्तियां करना, संकटकालीन शक्तियां यानी संकट के समय अपनी शक्तियों का प्रयोग करना, दल संबंधी राष्ट्र का प्रतिनिधि और दल का नेता होता है। ये शक्तियां हैं प्रधानमंत्री की। अब इनका विस्तृत विवरण देखते हैं। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों का विस्तृत विवरण यह है। मंत्रिमंडल का निर्माण, यानी सबसे पहली जो शक्ति आती है वो क्या है? मंत्रिमंडल का निर्माण। प्रधानमंत्री सम्राट की तरफ से मंत्रिमंडल के निर्माण में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, यानी वो अपनी इच्छा से अपने मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण व्यक्तियों को शामिल करता है। मंत्रिमंडल की जो सूची सम्राट को दी जाती है उसी की स्वीकृति के द्वारा हो जाती है। यही प्रधानमंत्री द्वारा जो भी मंत्रिमंडल की जो सूची है सम्राट को दी जाएगी, तो जो उसने स्वीकार किए हैं तो उन्हीं को सम्राट द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल बनाते समय अपने दल के मुख्य नेताओं का ध्यान रखता है, यानी जो प्रमुख नेता है उसको मंत्रिमंडल में अवश्य शामिल करता है, मंत्रिमंडल में लेने का प्रयत्न करता है, यानी प्रमुख जो व्यक्ति हैं उन सभी को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहता है। उसे अपने दल के विभिन्न गुटों का भी ध्यान रखना होता है, यानी उसके दल में जो भी गुट होते हैं उन सभी गुटों के भी व्यक्तियों को उसमें शामिल करना पड़ता है और उनको उचित प्रतिनिधित्व देना पड़ता है, ताकि कोई जो उसके दल में जो गुट हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व उसमें हो जाए मंत्रिमंडल में। ये नहीं कि किसी एक ही गुट के व्यक्तियों को वो शामिल कर ले, ऐसा नहीं है, उसे सभी को ध्यान में रखना पड़ता है। लास्की ने ठीक कहा है, प्रधानमंत्री वह केंद्र है जिस पर मंत्रिमंडल का जीवन और उसका अंत निर्भर करता है। यानी अगर प्रधानमंत्री अपने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दे प्रधानमंत्री, तो संपूर्ण मंत्रिमंडल ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए मंत्रिमंडल का जीवन और अंत किस पर निर्भर होता है? प्रधानमंत्री। दूसरा कार्य है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, यही मंत्रिमंडल की जो कार्यवाही है, कार्यों का संचालन है वो किसके द्वारा होता है?
प्रधानमंत्री द्वारा। प्रधानमंत्री को यह भी देखना पड़ता है कि मंत्रिमंडल का कार्य सुचारू रूप से चलता है या नहीं, यानी मंत्रिमंडल का जो कार्य है वो सही तरह से चल रहा है या नहीं, ये भी देखना पड़ता है। कभी कभी मंत्रियों में परस्पर मतभेद हो जाते हैं, यानी मंत्री आपस में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनमें प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ता है, उनके मध्यस्थता करनी पड़ती है। वह औचित्य अनौचित्य का निर्णय करके विविध मंत्रियों के मतभेदों को दूर करता है। कौन सी बात उचित है, कौन सी अनुचित है, ये निर्धारण करता है प्रधानमंत्री, और मंत्रियों के जो मतभेद होते हैं उनको दूर करता है। वह सबको एक सूत्र में बांधकर उनमें परस्पर सहयोग बनाए रखता है। सभी मंत्रियों के मध्य परस्पर संबंध बनाए रखता है, सहयोग बनाए रखता है। तीसरा कार्य मंत्रिमंडल की अध्यक्षता है, यानी मंत्रिमंडल होता है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों में कार्य सूची निर्धारित करता है, यानी किन कार्यों को किया जाएगा, कौन कौन से कार्य भविष्य में किए जाएंगे, वो मंत्रिमंडल की बैठकों में उन कार्यों की सूची बनाई जाती है। और विभागों के बीच तालमेल बिठाया जाता है। प्रत्येक विभाग के जो मंत्री हैं उनके मध्य तालमेल भी स्थापित करता है। मंत्रिमंडल का अंत, मंत्रियों के मंत्रित्व की समाप्ति तथा मंत्रिमंडल के भंग करने के विषय में प्रधानमंत्री की इच्छा का महत्व वस्तुतः पर्याप्त है। यानी प्रधानमंत्री अगर चाहे तो वो मंत्रिमंडल और मंत्रित्व की समाप्ति को कर सकता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से मंत्रिमंडल को समाप्त कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री और किसी अन्य मंत्री के बीच कोई मतभेद होता है, यानी प्रधानमंत्री और मंत्री के मध्य अगर कोई मतभेद हो जाता है, तो ऐसी दशा में प्रधानमंत्री उस मंत्री को मंत्रिमंडल छोड़ने के लिए बाध्य कर सकता है, उसको विवश कर सकता है कि तुम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दीजिए। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो उसका तात्पर्य संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र है। अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो संपूर्ण मंत्रिमंडल समाप्त हो जाता है। देखिए अगली जो शक्ति है, सम्राट को परामर्श देना, यानी ब्रिटेन का जो सम्राट है, राजा है, उसको परामर्श देने का कार्य भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो प्रधानमंत्री वह कड़ी है जो संसद और सम्राट तथा मंत्रिमंडल और राजा को जोड़ती है, यानी संसद को और सम्राट को जोड़ती है, और मंत्रिमंडल और राजा के मध्य की कड़ी होती है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। वह प्रधानमंत्री की हैसियत से संसद और मंत्रिमंडल के निर्णयों से राजा को अवगत कराता है, यानी संसद के कौन कौन से निर्णय लिए, मंत्रिमंडल द्वारा कौन से निर्णय लिए, कौन से कार्य करने हैं, उन सभी की जानकारी राजा को देता है। देश में चलने वाली विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में वह समय समय पर राजा को अवगत कराता है। वे सब कार्य जो राजा द्वारा किए जाते हैं, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ही उनके संबंध में राजा को परामर्श देता है, यानी परामर्श सलाह देने का कार्य कौन करेगा? प्रधानमंत्री। क्योंकि जो ब्रिटेन का सम्राट है उसके पास नाम मात्र की शक्तियाँ हैं, उनकी शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। देखिए छठवां कार्य है लोक सदन का नेतृत्व, यानी जो लोक सदन है, कॉमन सभा है, उसका नेतृत्व करने का कार्य भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री लोक सदन का नेता होता है, यानी लोक सदन का भी नेता होता है। कॉमन सभा का नेता कौन होता है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री। लोक सदन के नेता होने के कारण एवं अपने दल के बहुमत के कारण प्रधानमंत्री लोक सदन को अपने नियंत्रण में बनाए रखता है, यानी लोक सदन पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखता है। प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करना पड़ता है। ये प्रधानमंत्री जो होता है उसे अपने मंत्रियों के साथ संसद में जो बैठकें होती हैं, जो व्यवस्थापिका संबंधी जो कार्य किए जाते हैं, उन सभी कार्यों का संचालन करने का कार्य किया जाता है। और प्रशासन संबंधी सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए संसद का सीधा सामना करना पड़ता है। प्रशासन से संबंधित जो भी प्रश्न उससे पूछे जाते हैं उन सभी का उत्तर देता है और संसद का सामना करता है, संसद की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। देश के प्रशासन व नीति के संबंध में संसद और संसद के बाहर प्रधानमंत्री को ही घोषणाएं करनी पड़ती हैं। देश के जो प्रशासन है उसकी नीति के संबंध में जो घोषणाएं की जाती हैं वो सभी संसद में और संसद के बाहर प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है।
संसद का नेता होने के कारण उसे लोक सदन को भंग करने करके उसका पुनर्निर्वाचन कराने का अधिकार होता है। वो लोक सदन को भंग कर सकता है और पुनर्निर्वाचन भी करा सकता है। तो ये अधिकार किसका होता है? प्रधानमंत्री का। सातवां जो कार्य है, शासन का संचालन, यानी जो संपूर्ण शासन व्यवस्था है उसका संचालन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। वास्तविक रूप से शासन प्रमुख के सभी अधिकारों का प्रयोग, ये जो ब्रिटेन का जो सम्राट है, वास्तविक रूप से उसकी शक्तियों का व अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। वह शासन का मुखिया होता है। सभी विभाग उसकी देखरेख में कार्य करते हैं। इन संपूर्ण शासन का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। वह विविध मंत्रालयों में सामंजस्य बनाए रखता है। विभिन्न मंत्रालय होते हैं, उनके मध्य सामंजस्य भी स्थापित करता है और उनके कार्यों की सामान्य देखभाल भी करता है। उनके जो कार्य होते हैं उनकी देखभाल भी उसके द्वारा की जाती है। आठवां कार्य है, देखिए आठवां जो कार्य है, राष्ट्र का प्रतिनिधि। यानी ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय समारोह, उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। उन सभी में वह प्रतीक के प्रधानमंत्री के रूप में या देश के प्रतीक के रूप में भाग लेता है। वह संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है, यानी पूरे देश का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा किया जाता है। विदेश में जाते समय तथा दूसरे देशों से संधि करते समय सारा देश उसके साथ होता है। वह देश का प्रतिनिधि और नेता होता है, यानी वो देश की तरफ से ही संधियाँ करता है दूसरे देशों से और उनके साथ संबंध स्थापित करता है। अगला जो कार्य है वह है दल का नेता। यानी प्रधानमंत्री अपने संपूर्ण जो दल होता है उसका प्रमुख नेता माना जाता है। तो प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है। जनता दल के नाम पर सदस्यों का तथा प्रधानमंत्री और दल के नेता के नाम पर दल को निर्वाचित करती है। ये जनता होती है वो दल के नाम पर सदस्यों का, यही कौन से दल के सदस्य हैं, और प्रधानमंत्री का और दल के नेता के नाम पर दल को निर्वाचित करती है, उस दल को चुनाव में मत देती है। अतः प्रधानमंत्री न केवल सदन में ही दल का नेतृत्व करता है, ये नहीं है कि वो अपने लोक सदन के अंदर कॉमन सभा के अंदर ही दल का नेतृत्व करे, बल्कि देश भर में दल की समस्त छोटी बड़ी शाखाओं का नेतृत्व उसके द्वारा किया जाता है। अनुदारवादी दल का नेता ही स्वयं दल होता है। ये अनुदारवादी जो दल होता है उसका नेता ही स्वयं क्या होता है? एक दल होता है। वह दलीय संगठन पर तथा आय व्यय पर नियंत्रण रखता है। यही दल के जो संगठन है, दल को बनाए रखना, उसका आय व्यय किस प्रकार पैसा खर्च होना है उस सभी का ब्यौरा रखता है, उस पर नियंत्रण भी रखता है। यदि कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसे चुनौती देता है तो वह अनुशासन संबंधी कार्रवाई करके उस सदस्य को उचित दंड भी देता है। इस प्रकार मजदूर दल के संसदीय दल के नेता को न केवल संसद में ही दल का नेता स्वीकार किया जाता है, बल्कि संपूर्ण देश में उसे दलीय नेता माना जाता। पूरा देश उसे दल का नेता मानता है। दलीय सचेतक प्रधानमंत्री के निर्देशन पर ही कार्य करते हैं। यही जो दल के सचेतक होते हैं, दल को आगामी जो नीतियां बनाने में कार्य करते हैं, वो प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही कार्य करते हैं। उन्हीं के माध्यम से वह संसद में दल के अन्य सदस्यों को नियंत्रित करता है। यही संसद में जो दल के अन्य सदस्य होते हैं वो भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। महानिर्वाचन प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है। यानी ब्रिटेन में सबसे बड़ा जो निर्वाचन है वो किसका निर्वाचन है? प्रधानमंत्री का निर्वाचन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होने वाले आम चुनाव में जनता के समक्ष नारा दिया गया था, चर्चिल या लास्की। यानी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद ये नारा था कि चर्चिल या लास्की, चर्चिल को या लास्की को, किसको? दल का नेता या प्रधानमंत्री बनाया जाए। इस दृष्टि से दल प्रधानमंत्री का रेडी रहता है और प्राय उसके मार्गदर्शन में कार्य करना पसंद करता है। अब नियुक्तियाँ, ये जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ वो सभी प्रधानमंत्री द्वारा की जाती हैं। सम्राट समस्त उच्च स्तरीय नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री की सिफारिश से करते हैं। ये ब्रिटेन का सम्राट है, उसको उनके जो नामों की जो सिफारिश है कौन करता है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तब उनकी नियुक्तियों को सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति में
प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा में नए लॉर्ड नियुक्त किए जाते हैं, नए सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। सभी उपाधियां प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट द्वारा दी जाती हैं। जितनी भी उपाधियों का वितरण होता है वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर सम्राट या राजा द्वारा दी जाती हैं। संकटकालीन शक्तियाँ। ब्रिटिश संविधान में संकटकालीन स्थिति की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। प्राय व्यवहार में संकट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दायित्व और शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। संकट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री तानाशाह के रूप में कार्य करता है। ब्रिटिश प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय लॉर्ड जॉर्ज तथा चर्चिल ने अभूतपूर्व शक्तियों का प्रयोग किया था। उसने इतनी शक्तियों का प्रयोग किया जिससे उसकी जो शक्तियाँ हैं वो अधिकतर बढ़ गई थी, क्योंकि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई थी और उसने उनका प्रयोग भी किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।